नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मैदान में उतरने के लिए तैयार है, यानी कि कमर कस ली गई है और जीत का दावा किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बगावत देखी गई। ये बगावत कैसी, ये आपको बताते हैं। अलीराजपुर के जोबट में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से बगावत हुई है। पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया ने यहां से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। कांग्रेस से महेश पटेल को टिकट दिए जाने पर वह नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा भरा है। दीपक के मैदान में आने से उपचुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। बीजेपी से सुलोचना रावत को यहां से मैदान में उतारा गया है। दीपक भूरिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और उन्होंने कहा है कि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उन्होंने यहां पर उदाहरण दिया कि मैं उनसे प्रभावित हुआ हूं। पूर्व विधायक कलावती भूरिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनसे प्रभावित होकर मैंने ये नामांकन पत्र दाखिल किया है। नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि जैसे कि सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने महेश पटेल को यहां पर टिकट दिया और उसके बाद वह नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया, निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से अपील की है कि कांग्रेस का साथ ना देकर, बीजेपी का साथ ना देकर यहां पर कलावती का साथ दे, कलावती भूरिया का साथ दे, उनके सम्मान में उन्हें जिताएं, ऐसी अपील उन्होंने की है। सच्चाई का साथ देने की बात उन्होंने की है। तो ये कांग्रेस की तरफ से बगावत थी। पूर्व विधायक कलावती भूरिया के भतीजे ने नामांकन पत्र दाखिल किया है निर्दलीय। बीजेपी की जो बात हम कर रहे हैं तो सतना के रैगांव विधानसभा सीट से यहां पर बगावत देखी गई है। टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे और बहू पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। पुष्पराज बागरी ने खुद नामांकन दाखिल किया है। वहीं देवराज ने अपनी पत्नी वंदना को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही बगावत देखी गई है और 8 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, तो आज नामांकन दाखिल किया गया है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या क्या और उतार चढ़ाव उपचुनाव से पहले, मतदान से पहले होते हैं, नतीजों से पहले क्या कुछ घमासान मध्य प्रदेश के सियासत में होता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला है। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 25 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार उन याचिकाओं को छोड़कर, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उन्हें छोड़कर बाकी में 27% आरक्षण देने की पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने आरक्षण देने की बात की भी थी और अब तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की गिनती करवाई है। ये गिनती किस लिए? इसलिए ताकि पता चल सके कि किन किन पदों पर ओबीसी या फिर अन्य कोटे से कर्मचारी और अधिकारी भर्ती हैं, पदस्थ हैं। शिवराज सरकार अगर नौकरियों में ओबीसी आरक्षण दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो उपचुनाव पर इसका मास्टर स्ट्रोक माना जाए, क्योंकि उपचुनाव से पहले ही फटाफट तैयारियों में मध्य प्रदेश सरकार जुट गई है। शिवराज सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की गिनती करवाई है, जिसमें पता चला है कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या अनारक्षित वर्ग से ज़्यादा हो गई है। मतलब सितंबर 2021 की स्थिति में कुल 3,19,144 कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, जिनमें से 1,65,944 कर्मचारी आरक्षित हैं, 1,53,200 कर्मचारी अनारक्षित वर्ग से हैं और ओबीसी के 42,055 कर्मचारी हैं। तो वो पूरा हिसाब मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, पूरा डेटा निकलवा रही है और तमाम गिनती करवा रही है, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की जो गणना है वो हो सके और ओबीसी आरक्षण मिल सके, जिसकी तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार जुट गई है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि स्कूली बच्चों और अभिभावकों से जुड़ी हुई। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। अब सिर्फ 70% स्कूल फीस जमा करने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं
उनको टीसी मिल सकती है स्कूल से। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक ऐसा होता था कि निजी स्कूल 100% फीस जमा करने के बाद ही टीसी विद्यार्थियों को देते थे, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला किया है कि अभिभावक 70% पैसा जमा कर दें, उसके बाद वो अपनी टीसी ले सकते हैं। अमूमन होता यह था कि स्कूल की तरफ से दबाव भी बनाया जाता था कि टीसी तभी मिल पाएगी जब पूरा जो फीस है वो सबमिट होगा, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले ने अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के नजीर भरे आदेश के बाद अब एक फौरी राहत तो अभिभावकों को मिल गई है। जबलपुर के शाहपुरा में रहने वाले अभिभावकों ने एक याचिका दायर की थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, और यह अपील की गई थी कि निजी स्कूलों को टीसी देने में जो मनमानी वो कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, उस पर फैसला लिया जाए। और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला अभिभावकों और बच्चों के पक्ष में लिया है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। इंदौर में बुधवार की रात एक वाकया हुआ जहां कुछ लोगों द्वारा रीवा के अरुण नगर निवासी देवांशु मिश्रा पर चाकू से वार किया गया। लूट के इरादे से ये वार हुआ था, 5 बार वार किया गया और युवक की मृत्यु हो गई। ये मामला बढ़ता गया और इस पर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि इस मामले में आरोपी कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी, जोया नाम की, जो पहले भी कई बार विवादों में आ चुकी हैं और कई जगह पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज है। और अपने 2 साथियों के साथ, 2 बदमाशों के साथ मिलकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जो अभी तक की जो जानकारियां सामने आई हैं तो देवांशु और उनके दोस्त किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे, नशे की हालत में थे और उसी दौरान इन लोगों ने, आरोपियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से उन्होंने रोका, लिफ्ट मांगी और मना करने पर उनके साथ हाथापाई हुई। हाथापाई में चाकू से वार किया गया 5 बार और इस पूरे मामले में मृतक युवक के दोस्त पर आशंका जा रही थी पुलिस की, क्योंकि हुआ यूं कि नशे के हालत में ही युवक ने देवांशु मिश्रा यानी मृतक को उसके घर पे ले जाकर सुला दिया और गुरुवार की सुबह जब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पूछताछ लगातार जारी थी और सीसीटीवी कैमरा देखकर इंदौर पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की और पता चला कि इस पर मुख्य आरोपी कौन है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले के बाद आज मृतक युवक का जो शव है वो रीवा पहुंचा। सुबह 10 बजे शव वाहन से रीवा पहुंचा उनके घर में और उसके बाद बदरिया मुक्ति धाम में विधि विधान के साथ युवक देवांशु मिश्रा का अंतिम संस्कार 2 बजे किया गया है। घर में माहौल जो है पूरा मातम छाया हुआ है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसी घटनाएं जो सामने आती हैं, उम्र इतनी कम होने के बाद इस तरह की घटनाओं का शिकार होना, और इंदौर पुलिस पर भी एक सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चाकूबाजी और इस तरह की घटनाएं पहली घटना नहीं है, या कहें तो आम हो चुकी है। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है कि रात में एक ग्रुप होता है, एक झुंड है जो लोगों को इस तरह की वारदात का शिकार बनाता है, लूट के इरादे से, चोरी के इरादे से, और वार किया जाता है और वार इस तरह की युवक की मौत हो जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या चौकन्ना नहीं है, क्या इस तरह की वारदातें संज्ञान में नहीं ली जाती हैं, इस पर क्या कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पुलिस ने इस पर कार्यवाही की और आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो आरोपी है उस पर पहले भी केस दर्ज थे, पहले भी वो विवादों में रही है, यानी इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है, चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। तो बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी इस घटना के बाद खड़ा हो रहा है कि चौकन्ना होने की ज़रूरत है और सतर्कता और सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आम जनता जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रही है और मौत जैसी घटना हो रही है, इससे बचाया जा सके। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।